नमस्कार दोस्तों, आज हम फरवरी 2025 की क्रोनोलॉजी से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का 10वां सदस्यीय देश। रूस और ईरान के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हुए हस्ताक्षर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। वर्ष 2024 रहा पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म वर्ष। कौन सा? 2024। हेनले पासवर्ड सूचकांक 2025 जारी। सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। चलिए शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। कौन से? 47वें नंबर के। रिपब्लिक पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को कैपिटल बिल्डिंग के रोटुंडा में शपथ दिलाई। कब? 20 जनवरी 2025 को। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। ट्रंप से पहले जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। किसने? जेडी वेंस ने। राष्ट्रपति कौन सा है? 47वां और उपराष्ट्रपति 50वां। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले 2017 से 21 के दौर में 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यानी 45वें नंबर का राष्ट्रपति कौन था? डोनाल्ड ट्रंप 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने हारने के बाद राष्ट्रपति पद पुनः प्राप्त किया। यानी एक बार बीच में हार गए। ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद दूसरे हैं, इससे पहले ये हार गए थे। 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्रदराज यानी वृद्ध व्यक्ति है। 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इतिहास में शपथ लेने वाले ऐसे पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने किसी क्रिमिनल केस के दोषी ठहराया गया। यानी कोई राष्ट्रपति अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है जो दोषी पाया गया। न्यूयॉर्क की अदालत ने 10 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप को हंस मनी केस में दोषी करार दिया था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर 2024 को संपन्न हुए। कब हुए? 5 नवंबर 2024 को, जिसमें रिपब्लिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप। कौन सी पार्टी से? रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और को 312 इलेक्टोरल वोट प्राप्त कर जीत हासिल की। और उसके सामने थे प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस। इस चुनाव में 226 इलेक्टोरल वोट प्राप्त कर चुकी थी, जो इसे हार गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने उद्घाटन भाषण में इस कार्यक्रम को अमेरिका के स्वर्ण युग की शुरुआत बताते हुए निम्न कुछ प्रमुख घोषणाएं की। यानी उद्घाटन भाषण में उसने कहा था कि यह अमेरिका का स्वर्णिम युग है और कुछ घोषणाएं की, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मेक्सिको की सीमा से अवैध प्रवास रोका जाएगा। यानी जो मेक्सिको की तरफ से अवैध प्रवासी आ रहे हैं उनको रोका जाएगा। मेक्सिको का नाम गल्फ ऑफ मेक्सिको किया जाएगा। पनामा नहर पर पनामा को दिया गया अधिकार वापस लिया जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह की यात्रा कर उसकी सतह पर अमेरिका झंडा फहराएगा। यानी अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री जो मंगल ग्रह पर जाएंगे और अमेरिका का झंडा फहराएंगे। अमेरिका में ड्रग्स तस्करों को आतंकी घोषित किया जाएगा। अमेरिका में थर्ड जेंडर नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हुए। कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल से पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा कर दी। इसके लिए उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर 20 जनवरी 2025 को हस्ताक्षर किए। कार्यकारी आदेश में पेरिस
समझौते की देखरेख करने वाले संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत अमेरिका द्वारा की गई किसी भी वित्तीय प्रतिबद्धता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। यानी जो भी वित्तीय सहायता देता था उनको समाप्त करने का आह्वान किया। इस निर्णय में अमेरिका ईरान, लीबिया, यमन के बाद विश्व के चौथा देश बन गया। यानी इससे पहले ईरान, लीबिया, यमन ये देश बाहर हो चुके हैं और अमेरिका वह चौथा देश हो गया जो वर्ष 2015 में इस समझौते से बाहर हुए थे। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। किस पर? जलवायु परिवर्तन पर। 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP21 में 196 पक्षों के द्वारा अपनाया गया था। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। यानी 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया था और लागू कब हुआ? 4 नवंबर 2016 को। इस व्यापक लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना तथा तापमान वृद्धि व पूर्व औद्योगिक स्तर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। अमेरिका ने सभी WHO से किया बाहर। यानी अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी बाहर हो गया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग करने के लिए भी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर, यानी पेरिस संधि से भी अलग हो गया और अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया। कार्यकारी आदेश में यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस महामारी संधि के लिए बातचीत बंद कर देगा जिस पर WHO काम कर रहा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी अमेरिका को WHO से बाहर निकालने का प्रयास किया था। तत्कालिक ट्रंप प्रशासन ने 8 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की संयुक्त राष्ट्र को सूचना दी थी कि मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलूंगा। उस समय उन्होंने WHO पर कोविड-19 महामारी के प्रसार को छिपाने और गंभीर कुप्रथा आरोप लगाया था। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने वर्ष 2021 में राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही दिन एजेंसी के साथ अमेरिका के संबंध फिर से बहाल कर लिया। यानी ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की कोशिश की 2020 में और बाइडेन वापिस इसमें शामिल होने हो गया। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा वित्तीय योगदान करता है, यानी सबसे बड़ा सहयोग करता है, जो कुल वित्त पोषण का लगभग 18% यानी लगभग 5वां हिस्सा प्रदान करता है अमेरिका स्वास्थ्य संगठन को। अमेरिका 1948 में WHO के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। यानी संस्थापक सदस्य थे उनमें अमेरिका भी शामिल था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक है टेड्रोस एडनोस घेब्रेयेसस। अन्य प्रमुख है कार्यकारी आदेश। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद शपथ लेने के बाद लगभग 80 कार्यकारी आदेश जारी किए, यानी 80 कार्यों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें प्रमुख है निम्नवत है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। मैक्सिकन सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक। इससे अमेरिका में जन्म लेने वाले लोगों को सहुत नागरिकता मिलने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। यानी आज से पहले अमेरिका में जो जन्म लेता था उनको नागरिकता मिलती थी, अब ये जन्म वाली नागरिकता समाप्त कर देंगे। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने इसे कार्यदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। कैपिटल दंगाइयों के खिलाफ संघीय आरोप हटाना। आर्कटिक और तटीय क्षेत्रों में ड्रिलिंग की अनुमति देना। संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका धनराशि में कटौती। शुद्ध ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा नीतियों में बदलाव। कार्यकारी आदेश क्या है? कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति द्वारा एक तरफा जारी आदेश है जो कानून की तरह शक्ति रखता है। कानून के विपरीत कार्यकारी आदेश को कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। यानी कांग्रेस वहां क्या है? संसद को कहते हैं, उसकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति जारी करता है। कांग्रेस उन्हें पलट नहीं सकती, लेकिन अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का 10वां
सदस्य देश। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? इंडोनेशिया, जो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। कौन सा? 10वां। इंडोनेशिया को ब्रिक्स के 10 पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की आधिकारिक घोषणा ब्राजील ब्रिक्स की अध्यक्षता में 6 जनवरी 2025 को हुई। कब है? 6 जनवरी 2025 को ब्राजील की अध्यक्षता में हुई। इंडोनेशिया के ब्रिक्स संगठन में शामिल होने को लेकर वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन में सहमति बनी थी। कब? 2023 में सहमति बनी थी और 6 जनवरी 2025 को शामिल कर लिया गया। ब्रिक्स का गठन 16 जून 2009 को ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा की गई। संस्था के सदस्य कौन कौन से थे? ब्राजील, रूस, भारत और चीन। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। कब? 2010 में। वर्ष जनवरी 2024 को ब्रिक्स में ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई भी शामिल हो गए। कौन कौन से? ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई। इस समूह में इंडोनेशिया के शामिल हो जाने पर ब्रिक्स पूर्ण सदस्यों की संख्या को कितनी हो गई है? 10 हो गई है। नाइजीरिया बना ब्रिक्स का 9वां भागीदार। नाइजीरिया कौन सा देश था? 9वां। और 10वां इंडोनेशिया। अफ्रीका महाद्वीप राष्ट्र नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। नाइजीरिया को 9वें ब्रिक्स भागीदार देशों के रूप में शामिल करने की जानकारी ब्राजील ने जनवरी 2025 को की। नाइजीरिया ये सहभागी देश है और इंडोनेशिया को एक पूर्ण सदस्य बनाया गया। ब्रिक्स में भागीदारी देश कौन कौन से हैं? नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। ये 9 सहायक देश है, यानी सहायक भागीदार देश है। और पूर्ण सदस्य देश कितने? 10। ब्रिक्स में साझेदार देश के तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों या संगठनों से है जिन्हें शिखर सम्मेलनों, मंत्रिपरिषद बैठकों में भाग लेने, अन्य संयुक्त उपक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिन्हें ब्रिक्स की बैठक होती है उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सदस्यता की स्थिति या औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति के बिना, यानी औपचारिक निर्णय नहीं ले सकते ये। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन ग्लोबल साउथ थीम के साथ जुलाई 2025 को ब्राजील की अध्यक्षता में रियो दी जनेरिया में आयोजित होगा। कहाँ होगा? ब्राजील की अध्यक्षता में होगा रियो दी जनेरिया में, जुलाई 2025 में। रूस और ईरान के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर। किसके लिए? रूस और ईरान के बीच। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व एशिया घटनाओं के मध्य रूस और ईरान ने 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। इस रणनीतिक साझेदारी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 17 जनवरी 2025 को हस्ताक्षर किए। कब किए? 17 जनवरी 2025 के बीच रणनीतिक साझेदारी हुई रूस और ईरान के मध्य। इस साझेदारी का उद्देश्य है रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद का मुकाबला करने सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। इस समझौते के तहत दोनों में से कोई भी देश अपने क्षेत्र को किसी भी ऐसी कार्य के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा जो एक दूसरे के लिए खतरा है। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों देश सैन्य खतरों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करेंगे, यानी एक दूसरे पर संकट आता है एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यह संधि दोनों देशों को अमेरिका प्रतिबंधों को प्रभाव को कम करने और व्यापार, ऊर्जा विनिमय में बढ़ावा देने, अपने आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने की अनुमति देती है। उल्लेखनीय है कि इस समझौते में पारस्परिक रक्षा का अनुबंधन नहीं है, यानी पारस्परिक रक्षा का अनुबंधन नहीं है, जैसा कि रूस उत्तरी कोरिया के मध्य हाल ही में किया गया समझौते में शामिल किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 वर्ष 2006 में वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाला ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स वर्ष 2025 के संस्करण जनवरी 2025 में जारी किया गया। ग्लोबल फायर पावर 2025 में 145 देशों 145 देशों की सैन्य शक्ति की तुलना भूमि, समुद्र, हवा में युद्ध करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। कहाँ? भूमि, समुद्र, हवा में युद्ध करने की क्षमता के आधार पर कितने 145 देशों की सेना। इस सूचकांक का निर्माण 60 से अधिक कारकों के आधार पर किया जाता है।
ग्लोबल फायर पावर की 2025 रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष स्थान, यानी प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका। रूस का दूसरा और चीन का तीसरा स्थान है। प्रथम कौन सा है? यूएसए, दूसरा रूस और चीन। एशिया के टॉप 10 देशों में चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान ने अपनी जगह बनाई। किस किसने? चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान ने। वहीं पाकिस्तान इससे टॉप 10 से बाहर हो गया। वर्ष 2025 सूचकांक पाकिस्तान को 0.2513 के स्कोर के साथ 12वें स्थान पर रखा गया। पाकिस्तान कौन से स्थान पर है? 12वें। इजराइल और ईरान 15वें और 16वें स्थान पर है। सूचकांक में 10 शीर्ष देश कौन कौन से उसकी चर्चा करते हैं। प्रथम किसका है? अमेरिका का। प्रथम कौन है? अमेरिका। दूसरा रूस, चीन, भारत का कौन सा स्थान है? चौथा 0.1184 के साथ। पांचवा दक्षिण कोरिया का, छठा यूके, सातवां फ्रांस, आठवां जापान, नौवां तुर्की और 10वां इटली। और अब सूचकांक में निम्न 5 देश कौन कौन से है उसकी चर्चा करते हैं। 145 रन सबसे निम्न कौन सा है? भूटान, 6.3934 के साथ। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा विश्व भर में यूनिवर्सिटी की 2025 विश्ववार रैंकिंग 22 जनवरी 2025 को जारी की गई। विश्ववार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 11 श्रेणियों में रैंकिंग प्रदान की, यानी 11 अलग अलग श्रेणी में। इसमें कला, मानविकी, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, शिक्षा अध्ययन, इंजीनियरिंग, कानून, जीव विज्ञान, चिकित्सा और स्वास्थ्य, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान विषय शामिल किए गए। विश्ववार शीर्ष संस्था में इनमें 11 में से 9 में कौन प्रथम रहा है? अमेरिका। और 2 में ब्रिटेन। कंप्यूटर साइंस में ब्रिटेन रहे और मेडिकल एंड हेल्थ में ब्रिटेन रहे। बाकी में अमेरिका ही प्रथम स्थान पर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वविद्यालय 11 में से 9 विषयों में पहले स्थान पर है। एशिया यूनिवर्सिटी ने किसी भी विषय में शीर्ष स्थान हासिल नहीं किया, यानी एशिया यूनिवर्सिटी ने किसी भी विषय में शीर्ष स्थान नहीं किया। रैंकिंग में एशिया यूनिवर्सिटी की चीन और सिंगापुर यूनिवर्सिटी सभी 11 विषयों के टॉप में 50 में शामिल रही है। हांगकांग की यूनिवर्सिटी को 9 विषयों में और जापान यूनिवर्सिटी टॉप 50 में रही है। रैंकिंग में भारत की स्थिति। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कंप्यूटर विज्ञान में से 100 में रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र संस्थान है। कौन सी? बेंगलुरु। पहली बार भारतीय वैज्ञानिक संस्था बेंगलुरु विश्व आधार वैश्विक रैंकिंग 100 में जगह बनाई और 99वां स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान? 99वां बेंगलुरु ने पहली बार हुआ ऐसा। विगत वर्ष रैंकिंग में IS की रैंकिंग 251 से 300 के बीच थी। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु ने कंप्यूटर विज्ञान रैंकिंग में 96वें स्थान और इंजीनियरिंग श्रेणी में 99वें स्थान हासिल किया है। कंप्यूटर विज्ञान में 96वां और इंजीनियरिंग श्रेणी में 99वां। वर्ष 2024 रहा पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म वर्ष। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस द्वारा 10 जनवरी 2025 को जारी एक रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। एजेंसी के अनुसार वर्ष 1850 के तापमान दर्ज करने की शुरुआत के बाद 2024 सबसे गर्म वर्ष है, यानी 1850 में तापमान दर्ज करना शुरू किया था और 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा है। इसके साथ ही वर्ष 2024 पहला वर्ष रहा जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। 2024 में जनवरी से जून तक हर माह अब तक सबसे गर्म माह रहा है। जुलाई से दिसंबर तक अगस्त को छोड़कर हर माह 2023 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर दूसरा सबसे गर्म माह रहा है। कोपरनिकस ने पाया कि 2024 अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी महाद्वीपीय क्षेत्रों में सबसे गर्म वर्ष है। अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर 22 जुलाई 2024 को वैश्विक औसत तापमान 17.16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे गर्म दिन था 22 जुलाई का। 2024 को कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में 422 भाग प्रति मिलियन, मीथेन स्तर 1897 भाग प्रति अरब तक पहुंच गया।
उल्लेखनीय है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में बताया कि भारत 2024 से अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। एनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 शीर्षक एनले पासपोर्ट सूचकांक संस्करण वर्ष 2025 का जारी। एनले एंड पार्टनर्स जारी करने की तिथि 8 जनवरी 2025 और प्रथम स्थान किसका है? सिंगापुर का। एनले पासपोर्ट सूचकांक 199 वैश्विक पासपोर्टों को उन स्थलों की संख्या के आधार पर रैंक प्रदान की जहां उनके धारक बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। इसमें 227 यात्रा स्थलों को कवर किया गया। कितने? 227। तथा इंडेक्स तैयार करने के लिए आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ से प्राप्त करता है। उस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है जिसके नागरिक अधिकृत देशों का वीजा मुक्त यात्रा करते हैं। यानी जिस देश के यात्री सबसे ज्यादा देशों की यात्रा मुक्त करते हैं उसका वीजा सबसे मजबूत माना जाता है। इस वर्ष सूचकांक में महत्वपूर्ण परिवर्तन अमेरिका की रैंकिंग में आया, जो दूसरे स्थान से 7 पायदान नीचे गिरकर 9वें स्थान पर चला गया। यानी पहले दूसरे स्थान पर था, अब 9वें स्थान पर। अमेरिका का वीजा फ्री स्कोर कितना है? 186। सूचकांक में सर्वाधिक शक्तिशाली 5 है पासपोर्ट। सिंगापुर का कितना है स्कोर? 195। उसके बाद जापान 193। सूचकांक में सबसे कमजोर 5 पासपोर्ट कौन से? सबसे कमजोर कौन सा है? अफगानिस्तान। कितना स्कोर? 26। सूचकांक में भारत का पासपोर्ट नवीनतम हेलेन पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत 57 वीजा मुक्त स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा। कितने? 85वें। वर्ष 2024 में इस रैंकिंग में भारत को 80वां स्थान मिला था। इस प्रकार नवीन सूचकांक भारत की रैंक 5 स्थानों में की गिरावट आई है। इन्हें पहले 80 था, वह 85 हो गया। सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी 2025 को भारतीय राजकीय दौरे पर रहे। यह राष्ट्रपति थर्मन भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। यानी राष्ट्रपति थर्मन की भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति थर्मन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के साथ सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण, कौशल, कनेक्टिविटी जैसे भविष्य के कई अन्य क्षेत्रों में उभार के बारे में बात की। राष्ट्रपति थर्मन 17 से 18 जनवरी ओडिशा के दौरे पर भी गए, जहां उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी से मुलाकात की। इस अवसर पर सिंगापुर और ओडिशा के बीच 8 समझौते ज्ञापन या नियमों पर हस्ताक्षर हुए। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 1865 में सिंगापुर को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है। यानी देश के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहला देश था जिसने सिंगापुर को मान्यता दी थी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।